नमस्कार दोस्तों। आज हम आगे पढ़ते हैं। यह है क्लास 10th की साइंस और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग का निर्धारण। तो लिंग निर्धारण में हम जानेंगे कि जैसे मानव है तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम जानेंगे। तो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की सहायता से होता है। ठीक है, गुणसूत्र मैंने बताया था आपको, क्रोमोसोम जो व्यक्ति में लिंग को निर्धारित करते हैं, तो वे गुणसूत्र जो मानव में लिंग को निर्धारित करते हैं उन्हें लिंग सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्स गुणसूत्र और एक होता है वाई गुणसूत्र। तो नर में एक्स होता है और वाई होता है। तो आधे नर में युग्मक जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र होते हैं और आधे शुक्राणु जो होते हैं वो वाई युग्मक के होते हैं। और मादा में दोनों गुणसूत्र एक्स नाम से होते हैं। तो जब एक्स नामक गुणसूत्र का संलयन एक्स नाम के शुक्राणु से होता है तो एक्स होने पे लड़की होती है और एक्स का अगर वाई से होता है तो लड़का होता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। यहाँ से लिखा है कि क्रोमोसोम्स दैट इज एसोसिएटेड विद सेक्स डिटर्मिनेशन, ऐसे गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण से जुड़े होते हैं उन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मतलब ऐसे गुणसूत्र जिससे लिंग का निर्धारण होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। द अदर क्रोमोसोम्स आर, और अन्य क्रोमोसोम जो होते हैं उसे ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं समसूत्र। ठीक है, बाकी सब जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और जो एक जोड़ी होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो मनुष्य में 23 जोड़े लिंगसूत्र होते हैं, उसमें से 22 जोड़े समान होते हैं और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग सूत्र होता है। तो नर में एक्स वाई होता है और एक्स वाई नाम के दो शुक्राणु होते हैं और मादा में एक्स एक्स होता है, एक्स एक्स नामक अंडाणु होते हैं। तो जब एक्स का निषेचन एक्स से होता है तो एक्स एक्स होने पे लड़की होती है और एक्स का जब वाई से निषेचन होता है तो फिर एक्स वाई होने पे लड़का होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि सेक्स क्रोमोसोम वाज ऑब्जर्व एज एन अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इन द मेल ग्रासहोपर्स ड्यूरिंग स्पर्माटोजेनेसिस। तो कहता है कि लिंग गुणसूत्रों को देखा जा सकता है मेल में। दिस वाज लार्जर एंड गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल कैरी 2 कॉपीज ऑफ दिस क्रोमोसोम। और बड़े होने पर ये एक्स क्रोमोसोम से जाने जाते हैं और लड़कियों में एक्स क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं। और इन ड्रोसोफिलिया द वुमेन्स presence of a specific Y chromosome was observed among males. In addition to single X chromosome, female have 2 X chromosome. तो कह रहा है नर के अंदर एक Y क्रोमोसोम होता है और एक से X होता है। तो अगर X का X से क्रॉस हो जाता है तो दो क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं और शिशु का जन्म हो जाता है और लिंग का निर्धारण हो जाता है और X होने पे लड़की होती है, फीमेल। आगे लिखा है कि फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स बोथ विद एक्स क्रोमोसोम, महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम बनते हैं। एंड मेल हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम, और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होते हैं। सो हाफ ऑफ द स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम एंड द ओनली हाफ वाई क्रोमोसोम। तो आधे एक्स क्रोमोसोम नर में और आधे क्रोमोसोम वाई के नाम से होते हैं। ऑल गैमेट्स इन फीमेल कैरी 1 क्रोमोसोम, और लड़कियों के अंदर यानी फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ बताया हुआ है कि वैन माने जब स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन एग द ज़ायगोट डेवलप इनटू फीमेल एक्स एक्स। और वैन स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज एन एग द ज़ायगोट डेवलप इनटू मेल एक्स वाई। तो जब एक्स नामक शुक्राणु एक्स नामक अंडाणु के साथ मिलते हैं तो एक्स एक्स होने पर लड़की होती है और एक्स का अगर वाई से हो जाता है तो लड़का होता है यानी मेल होता है। तो ये पेरेंट्स है मेल
और ये है आपका फीमेल। मेल जो होता है वो गैमेट्स बनाता है यानी युग्मक बनाता है एक्स और वाई, और महिलाएं बनाती हैं एक्स एक्स। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर एक्स का निषेचन एक्स से होता है तो लड़की, और एक्स का वाई से होता है तो लड़का, तो यानी 50% लड़की या 50% लड़का होने के चांस है। ये डिपेंड करता है कि जो मेल है उसने कौन से स्पर्म दिए हैं, वो एक्स दिए हैं या वाई दिए हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से इवोल्यूशन माने विकास के बारे में। जीवन के प्रारंभ से सतत परिवर्तनों द्वारा पूर्ववर्ती जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति को विकास कहते हैं। दोबारा सुनेंगे। जनन के प्रारंभ से सतत परिवर्तनों द्वारा पूर्ववर्ती जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने को विकास कहते हैं। यानी जो पीढ़ियाँ बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, उन्हीं पीढ़ियों से अगर नए नए जीवों का विकास होता है तो इसे जैव विकास कहते हैं या इसे विकास कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है इवोल्यूशन इज ए चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी किसी जनसंख्या के जेनेटिक यानी उनके अंदर अनुवांशिक चेंज आ जाना, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन विकास। वेरिएशन अकर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एरर इन डीएनए कॉपिंग। विभिन्नताएं जो होती हैं वो लैंगिक निर्धारण से आती हैं या डीएनए की जो कॉपी करते समय कुछ एरर यानी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, उनसे जो है वेरिएशन माने विभिन्नताएं आती हैं जीवों में। विभिन्नताएं आना ही इवोल्यूशन माने विकास है। इल्यूजन माने यहाँ पे एक इल्यूजन माने होता है दृष्टांत, तो यहाँ पर एक दृष्टांत से बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि लाल भृंगों का एक समूह है और मान लो वो हरी झाड़ी में रहते हैं और उनके अंदर जो लैंगिक प्रजनन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है और उनके अंदर विभिन्नताएं हो सकती हैं। अब मान लो कौवे जो हैं उन लाल भृंगों को खाते हैं, मतलब कोई ग्रुप है 12 भृंगों का, उन्हें कौवे खाते हैं। ठीक है, ये मान लो ये भृंग है छोटे छोटे, ब्रिटल बोलते हैं इस इंग्लिश में, और मान लो इसको जो है कौन खाते हैं, इसको कौवे खाते हैं। तो इसके अंदर हमें 3 स्थितियाँ बताई गई हैं। पहली स्थिति में क्या होता है कि पहली स्थिति में जनन के दौरान रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है। मान लेते हैं कि इसमें लाल रंग के भृंग के स्थान पे एक नया रंग हरा दिखाई देता है, तो पहले वाले में जो लाल रंग के साथ हरा भृंग आ गया है। हरा भृंग अब इन जीवों के साथ लैंगिक जनन करेगा और अपनी संतति को मान लो हरा रंग देगा। तो अब पेड़ पौधों में क्या या झाड़ी में क्या होंगे कि सारे पौधे यानी सारे जो भृंग वो हरे हरे दिखेंगे, और हरे होंगे तो झाड़ियों में दिखेंगे नहीं, तो उनको कौवे खा नहीं पाएंगे और उनका शिकार नहीं हो पाएगा, और लाल भृंग जो धीरे धीरे है वो ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जगह वो हरे हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इसी को बोलते हैं जैव विकास। दूसरा केस में समझेंगे क्या होगा। दूसरे केस में मान लो लाल रंग की बजाय इस बार नीला रंग आ जाता है और वो अपनी पीढ़ी को नीला रंग ही वंशानुगत करता है। तो नीले और लाल भृंग जो होते हैं वो हरी पत्ती में तो छिप नहीं सकते, तो कौवे इन्हें खा लेते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है कि एक हाथी आता है और वहाँ पे उन झाड़ियों को रोन देता है जहाँ पर ये भृंग रहते हैं। इससे सारे भृंग मारे जाते हैं। मान लो लाल वाले सारे मर गए तो नीले भृंग बच जाते हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये कोई जैव विकास नहीं है, क्योंकि इसमें लाल रंग जो है इससे भृंगों की उत्तरजीविता को कोई लाभ नहीं मिला है, तो ये जैव विकास का भाग नहीं है। तो इसमें बस ये देखा गया है कि रंग का कोई भी फायदा नहीं हुआ है, बस एक दुर्घटना घटी थी जिसकी वजह से एक प्रजाति पूरी लिप्त हो गई है और ये आनुवंशिकता का विकास नहीं है। ठीक है, तो ये जैव विकास नहीं है। इसमें डीएनए में बदलाव से समष्टि को कोई फायदा नहीं हुआ है, इसीलिए जैव विकास नहीं है। इसका लाभ भी उन समष्टि या समूह के भृंगों को नहीं मिल रहा है, तो ये जैव विकास नहीं है। अब तीसरी स्थिति देखेंगे। तीसरी स्थिति में लिखा है कि मान लो झाड़ियों में कोई पादप रोग लग जाता है और जो भृंग होते हैं उन्हें अल्प पोषित रह जाते हैं, उन्हें अब खाना नहीं मिल पाता। अब बेचारों को खाना नहीं मिल पाता क्योंकि पेड़ पौधों में रोग लग गया है, पेड़ पौधों की पत्ती में भोजन नहीं है, तो भृंगों का जो खाना नहीं मिलेगा तो उनके औसत वजन यानी भार में कमी आएगी। और भार में कमी आने के कुछ वर्षों बाद जो भृंग हैं उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो भले ही कम हो जाएंगी, लेकिन उनका वजन ही कम होगा, डीएनए में कोई बदलाव नहीं होगा। अब क्या होगा इससे कि मान लो पेड़ पौधों में रोग समाप्त हो जाते हैं,
पेड़ पौधे दोबारा ठीक हो जाते हैं, तो अब पर्याप्त भोजन मिलता है, और जो भृंग पहले जो हल्के हो गए थे, वजन कम हो गया था, वो दोबारा खा पी के बड़े पोषित हो जाएंगे और उनके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो ये भी जैव विकास नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें डीएनए का बदलाव नहीं हुआ है। तो यानी जो विकास तब कहा जाएगा जब डीएनए में बदलाव हो, और जो उस समूह की जो पीढ़ियाँ या स्पीसीज है उसको उस बदलाव का फ़ायदा भी हुआ हो, और उनमें नए नए गुण आए हों, और वो पर्यावरण के अनुकूलित हो गए हों, इसको जैव विकास कहा गया है। तो यही सब यहाँ पे अब पढ़ने जा रहे हैं, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को एक बार और पढ़ देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ 12, मान लो एक ग्रुप है ऑफ 12 रेड बीटल्स, यानी लाल भृंग है 12, एक ग्रुप में लाल भृंग है 12, लीव्स इन ए बुश, वो एक झाड़ी में रहते हैं, विद ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियों वाली। दे आर, तो लिखा है कि दे आर प्रेड अपॉन बाय क्रो, इनका शिकार कौवों द्वारा किया जाता है। एंड मैनी सिचुएशंस कैन डेवलप इन दिस पॉपुलेशन, और इस जनसंख्या में बहुत सारे परिवर्तन या फिर मतलब बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसमें एक एक करके बताया गया है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे द कलर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जन्म के समय रंग में विविधता आना। वन ब्रिटल डेवलप्स ए ग्रीन बॉडी कलर, मान लो एक भृंग है, वो एक नया गुण लाल रंग की जगह हरा रंग दिखाता है शरीर पर। एंड क्रो कैन नॉट लोकेट ग्रीन बिटल्स इन द ग्रीन बश, अब जो कौवे होंगे वो हरी झाड़ी में इनको ढूंढ नहीं पाएंगे। एंड हैंस द नंबर ऑफ ग्रीन, और इस प्रकार से जो हरे भृंगों की संख्या होगी, ब्रिटल इंक्रीज एज कम्पेयर टू द रेड ब्रिटल, तो लाल भृंगों की तुलना में इनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगेगी। एंड इन दिस केस नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सर्टेड बाय क्रो एंड इंडिविजुअल्स मोर सिचुएटेड टू द एनवायरमेंट सर्वाइव, तो इस स्थिति में प्राकृतिक चयन हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन को प्राकृतिक चयन कहते हैं। ये प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा हुआ है, जिसके अंदर पर्यावरण के अनुकूल रहने के लिए हरे भृंग हो गए हैं, लेकिन लाल भृंग है उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो लाल भृंगों की जगह हरे भृंगों का विकास होना, ये इवोल्यूशन यानी जैव विकास है, और ये नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के कारण हुआ है, ये भी आपको याद करना है। दूसरा से केस बताया गया है कि वन ब्रिटल डेवलप से ब्लू कलर, अब मान लो इस बार क्या होता है कि एक भृंग जो है वो नीले कलर की उत्पत्ति करता है। अब नीले कलर की उत्पत्ति होती है, तो लिखा है कि ब्लू एंड रेड बोथ आर डिटेक्टेड बाय क्रो, कि नीले रंग होने से लाल और नीले दोनों को कौवे पहचान सकते हैं, एंड रिटर्न खा सकते हैं। इफ कैलेमिटी स्ट्राइक एन एलिमेंट स्टैम्प ऑन द बश एंड बाय चांस ओनली ब्लू ब्रिटल सर्वाइव देन देयर नंबर इंक्रीज, अब मान लो एक दुर्घटना घटती है, एक हाथी आता है, वो झाड़ी को रौंद देता है, अचानक रौंद देने से बहुत सारे नीले भृंग जो हैं वो बच जाते हैं, और उनकी संख्या ही बढ़ती है, और लाल वाले खत्म हो जाते हैं। दिस रैंडम चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसी अकरिंग बाय चांस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स बीइंग बेनिफिशियल और हार्मफुल इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो इस प्रकार का परिवर्तन जिसके अंदर जीन में बदलाव होने से पीढ़ियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बस उनको फ़ायदा नहीं हुआ है या लाभ नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, अनुवांशिक विचलन बोलते हैं इसको। बस ये विभिन्नता उत्पन्न किया है इसने, जैव विकास में इसका कोई योगदान नहीं है। अब तीसरा केस लिखा है कि इन दिस सिचुएशन व्हेन बस इज डेवलप्स डिजीज, इस बार क्या होता है कि झाड़ियों में ही डिजीज माने रोग आ गया है। एंड फूड फॉर ब्रिडल रिड्यूस, और भृंगों को खाने के लिए जो भोजन है उसकी कमी हो गई है। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ फूड बीटल्स आर पुअरली न्यूरिश्ड, तो क्योंकि भोजन की कमी है तो पोषण की कमी हो जाएगी भृंगों में। एंड द एवरेज वेट ऑफ ब्रिटल डिक्रीज, और औसत भार जो भृंगों का है वो कम हो जाएगा। एंड देन व्हेन स्कैरसिटी इज ओवर, और जब वो दुर्लभता या रोग खत्म हो जाता है तो द एवरेज वेट ऑफ द ब्रिटल आर इंक्रीज अगेन, तो भृंगों की जनसंख्या जो पहले घट गई थी पोषण की कमी से वो पूरी हो जाती है, और भृंग जो है फिर दोबारा वृद्धि करते हैं। तो ये जैव विकास है। तो इवोल्यूशन समझ में आ गया था हमें। अब हम यहाँ से दो चीज़ें और पढ़ेंगे, एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स, एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं उपार्जित लक्षण, और इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो कोई जीव अपने जीवन में अर्जित करते हैं, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता, इससे डीएनए में बदलाव नहीं होता।
और इनहेरिटेड ट्रेड्स होता है अनुवांशिक, जिसमें अनुवांशिक गुणों में भिन्नता आती है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स के बारे में यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो उपार्जित लक्षण क्या होता है? उपार्जित लक्षण होता है कि किसी जीन का लक्षण, ऐसा लक्षण जो वंशानुगत नहीं है लेकिन पर्यावरण की अनुक्रिया में विकसित हुआ है, तो उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। जैसे भृंग को खाना नहीं मिल पाया था तो उसमें भोजन की कमी हो गई थी भूखमरी के कारण, और बहुत सारे का वजन कम हो गया था, लेकिन जब दोबारा पर्याप्त भोजन मिला तो वो उनके भार में दोबारा वृद्धि हो गया। तो ये जो था उपार्जित लक्षण था, केवल उनके वजन का घटना, अनुवांशिक लक्षण नहीं है। लेकिन अगर भृंगों को लाल रंग की जगह हरा रंग मिलता है और पीढ़ियाँ आगे विकसित होती हैं तो ये अनुवांशिक लक्षण है, ठीक है। तो अनुवांशिक लक्षण डीएनए में चेंज लाते हैं और उपार्जित लक्षण होते हैं वो डीएनए में चेंज नहीं लाते, वो जीवों के पर्यावरण में ही चेंज लाते हैं, केवल जीवों के जीवन काल में चेंज लाते हैं। तो लिखा है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ट्रेड्स, 2 प्रकार के लक्षण होते हैं इन एवरी ऑर्गेनिज्म, हर प्राणियों में। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक होता है एक्वायर्ड ट्रेड्स। इनहेरिटेड को बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण और एक्वायर्ड ट्रेड्स को बोलते हैं उपार्जित लक्षण। दीज ट्रेड्स, ये जो लक्षण होते हैं, आर कंट्रोल बाय स्पेसिफिक जीन, इनको ना बहुत विशेष प्रकार के जीन कंट्रोल करते हैं, एंड आर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी होते हैं। Any alteration in DNA will be passed on and through germ cell to progeny, resulting in variance in them। और इससे कह रहा है कि इससे जो जीन में बदलाव होते हैं और डीएनए से बदलाव होते हैं, और डीएनए जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाता है और विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अगला है एक्वायर्ड ट्रेड्स। कंटेन ट्रेड्स आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ टाइम, ये वो परिवर्तन होते हैं जो किसी जीव ने अपने जीवन में अर्जित किए हैं। फॉर इंस्टेंस, डिक्रीज इन द बॉडी वेट ऑफ ब्रिटल ड्यू टू स्टारवेशन इज एन एक्वायर्ड ट्रेड्स बाय द ब्रिटल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। अभी हमने पढ़ा था कि जो भृंग है उनके भोजन की कमी होने के कारण उनके भार में कमी हो गई थी, ये उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा है, बस उनके डीएनए या पीढ़ियों पे नहीं पड़ेगा इसका प्रभाव, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत भी नहीं होगा। It involves changes in the non-reproductive tissue caused by environmental factor। इसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनके जनन ऊतकों में केवल पर्यावरण कारकों के कारण बदलाव होता है। एंड इट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन डीएनए, इससे डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता है। एंड देयरफॉर, इस वजह से, इवन इफ सम ऑफ दिस जनरेशन ऑफ ब्रिटल आर लो इन वेट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, दिस स्टेट कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय द प्रेगनेंसी ओवर जनरेशंस। तो अभी हमने देखा था कि जो भृंग को भोजन की कमी हो गया था, उनके भार में कमी हो गई थी, तो इससे उनके भूखमरी का सामना करना पड़ा था, इससे उनका वजन कम हो गया था, इससे उनकी पीढ़ियों पे कोई प्रभाव नहीं होगा, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण को नहीं दे सकते। तो इसको बोलते हैं उपार्जित लक्षण, जो जीव अपने जीवन में अर्जित करे। अब हम यहाँ से समझ गए हैं उपार्जित लक्षण क्या होते हैं और अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, यानी एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे जाति उद्भव यानी स्पेसिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वर्तमान जाति से नई जाति के उत्पन्न होने को जाति उद्भव यानी स्पेसिफिकेशन कहते हैं, यानी स्पेसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिएशन क्या होता है? जाति उद्भव और ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम देयर एग्जिस्टेंस वन इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। तो कहता है कि पुराने जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने को स्पेसिफिकेशन कहते हैं। द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच could lead to the rise of a new species are following। तो निम्नलिखित कारक हैं जिससे कोई नई जाति को उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे को कुछ मतलब बताए हुए हैं कि इन तरीक़ों से जो नई जाति को उद्भव किया जा सकता है। तो इसमें पहला लिखा है कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन कॉज बाय वेरिएशन टाइप्स ऑफ बैरियर्स सच एज माउंटेन रेंज, river and sea। The geographical isolation leads to reproductive isolation due to which there is no flow of gene between separated groups of population। दूसरा लिखा है genetic drift caused by drastic changes in the frequencies of particular gene in by chance alone, and variation caused in individual due to natural selection। और फिर लिखा है in the most cases new species are form when the population of some species split into two separate groups which then get isolated from each other
geographically by the barriers such as mountain range, river or sea. The geographical isolation of the two groups of population leads to their reproductive isolation, due to which no genes are exchanged between them. However, breeding continues within the isolated population, producing more and more generations. Over the generations, the process of genetic drift, random change in the gene frequency, and the natural selection operate in different ways in two isolated groups of population and make them more and more difficult from each other. After thousands of years, the individual of these isolated groups of population become so different that they will be incapable of reproducing with each other. Even if they happen to meet again, we say that new species have been formed. तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जाति उद्भव कैसे होता है। तो जाति उद्भव में ये बताया गया है कि नई जाति तब उत्पन्न होती है जब एक ही जाति के जो समूह होते हैं, मान लो दो भागों में बढ़ जाते हैं और उनके बीच में बहुत बड़ा अवरोध आ गया है, कोई जैसे कोई पर्वतमाला, नदी या समुंदर जैसे भौगोलिक कारक एक दूसरे इनको एक दूसरे से अलग कर देते हैं और दोनों जो ग्रुप है वो अलग अलग हो गए, उनके बीच में कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है और दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। और कई निरंतर पीढ़ियों के बाद ये सब चलते चलते हजारों वर्ष जब बीत जाते हैं और दोबारा ये समूह एक दूसरे से अगर वापस आके मिलते हैं तो इन समूहों के बीच में कोई भी लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा और ये एक दूसरे से अलैंगिक जनन करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक नई जाति उत्पन्न हो गई है, यानी दोनों जो है वो अलग अलग जाति है और नई जाति है। ठीक है, तो इसके अंदर एक कहानी है कि एक कौवा होता है, वो एक झाड़ी में रहने वाले भृंगों को, मान लो इधर झाड़ी है तो कौवा इन झाड़ियों में से बहुत सारे भृंग रहते हैं छोटे छोटे, इसको उठा के कौवा जो है अपना घोंसला बनाने के लिए ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में कोई पहाड़ आ गया तो कौवा जो है उस पहाड़ को पार नहीं कर पाया या पहाड़ को पार कर लिया और उसको झाड़ी को वहीं छोड़ दिया पहाड़ के दूसरी तरफ, और बीच में नदियाँ वदियाँ आ गया जो कि इस ग्रुप के भृंगों को इस ग्रुप भृंगों से अलग कर देगा। तो इधर वाला जो भृंग है इधर वाले भृंगों से कई वर्षों तक मिल नहीं पाएगा, इनके बीच में आदान प्रदान बंद हो गया एकदम, क्योंकि बीच में नदी, समुंदर या पहाड़ जैसे कोई बड़े बड़े बाधाएं आ गई, अवरोध आ गए हैं, बैरियर आ गया है। अब क्या होता है कि हजारों वर्षों तक ये जो भृंग है ये इस भृंग से जनन नहीं कर पा रहा है, तो इनके डीएनए में बदलाव हो जाएगा। यहाँ की जलवायु अलग होगी, यहाँ की जलवायु अलग होगी, यहाँ का नेचुरल सिलेक्शन अलग होगा, यहाँ का प्राकृतिक चयन अलग होगा। अब ये जो भृंग है इनमें नई नई जाति तब उत्पन्न होगी जब ये आपस में अगर दोबारा मिलें और ये आपस में जनन करने में, यानी लैंगिक जनन करने में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में असमर्थ होते हैं, तो कहेंगे कि ये अब नई जाति का उद्भव हुआ है। इसी को बोलते हैं स्पेसिएशन, यानी जाति उद्भव। ठीक है, नई जाति का उत्पन्न होना। तो इसको आप पढ़ लेना, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब लिखा है कि इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और विकास। इसमें हम पढ़ेंगे कि कोई मतलब अभिलक्षण क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो बाहरी आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है, यानी कैरेक्टर्स कहलाता है। अन्य शब्दों में कहें तो विशेष कार्य करने की क्षमता को कैरेक्टर्स कहते हैं। तो पौधों में जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, ये उनका गुण है। तो प्रत्येक स्पीसीज में अलग अलग अपने गुण होते हैं। एक भाई बहन भले ही आपस में संबंधित होते हैं और वो एक ही पीढ़ी के हैं, उनके पूर्वज भी एक ही समान हैं, लेकिन अगर वो चचेरे भाई बहन होते हैं तो वो अपने भाई बहन से, चचेरे भाई बहन से अलग दिखते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज जो हैं वो थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। तो स्पष्ट है कि जब दो जाति में निकट संबंध होते हैं तो ये कहा जाता है कि उनके पूर्वज समान हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके अंदर पाई जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर समूहों में रखने की प्रक्रिया को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कहते हैं। तो जीवों को उनकी समानता असमानता के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देने को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कहते हैं। और स्पीसीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। अगर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसके विकासों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विकास के बारे में आगे पढ़ेंगे। समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गन यानी समवृत्ति या समरूप अंग क्या होते हैं। ठीक है,
तो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन मतलब विकास तो वर्गीकरण लिखा है कि करेक्टरिस्टिक्स आर डिटेल्स मतलब अभिलक्षण क्या होते हैं, आर डिटेल ऑफ बिहेवियर और अपीयरेंस, ये किसी जीव के व्यवहार या उसके आकार होते हैं। द मोर करेक्टरिस्टिक्स टू स्पीसीज विल हैव इन कॉमन, दो स्पीसीज में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो सकती हैं। इन मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड, क्योंकि वो आपस में ज़्यादा संबंधित हैं। अगर दो जीव आपस में ज़्यादा संबंधी होंगे उसके गुण ज़्यादा मिलेंगे। एंड दे विल आल्सो हैव ए कॉमन एंसेस्टर, इनके पूर्वज भी एक समान होंगे तब। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और वर्गीकरण जो होता है वो विकास को समझने में, जातिगत विकास को समझने में मदद करता है। तो यहाँ पर हमने एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास के कुछ प्रमाण खोजे हैं। तो इसके अंदर हमें खोजने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो यहाँ पे हमें पहला तरीका जो पढ़ना है वो है आपका होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, यानी होमोलोगस ऑर्गनों को कहते हैं समजात अंग, और एनालोगस ऑर्गन को पढ़ेंगे समरूप अंग या समवर्ती अंग। तो इससे हम जीवों में वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला है होमोलोगस ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी डेवलप इन द सेम वे बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। Example, four limbs of a frog, a bird and a human. Similarity indicates that all these vertebrates had a common ancestor. तो कहते हैं कि समजात अंग क्या होते हैं, विभिन्न वर्गों के जीवों के वे अंग जिनकी संरचना और विकास तो समान है, लेकिन वो काम अलग अलग यानी कार्य भिन्न भिन्न करते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं ऐसे जीव जिनकी संरचना या विकास तो समान है, लेकिन उनके जो कार्य करने के ढंग हैं, फंक्शन, वो अलग अलग हैं। जैसे मेंढक के अग्रपाद, पक्षियों के पंख, मनुष्य के हाथ, तो ये इसके एग्जाम्पल है। अगला है एनालोगस ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट आर स्ट्रक्चरली एंड डेवलपमेंटली डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्म सेम फंक्शन। एग्जाम्पल, विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि समजात अंग के बाद समवर्ती अंग। समवर्ती अंग विभिन्न वर्गों के जीवों में पाए जाने वाले वे अंग हैं जो कि समान क्रिया करते हैं, यानी काम तो इनका समान होता है, लेकिन इनकी संरचना और विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। जैसे पक्षी के पंख और कीट के पंख, या चमगादड़ के और पक्षी के पंख की भी तुलना करें तो दोनों के हड्डियों की बनावट, संरचना बहुत अलग है, विकास अलग है, पूर्वज अलग है, लेकिन काम करने का ढंग एक समान है। तो हम कह सकते हैं कि जिनकी संरचना एक समान है उनके पूर्वज भी एक समान रहे होंगे, और जिनके संरचना स्ट्रक्चर समान नहीं है उनके पूर्वज भिन्न रहे होंगे। अगला है फॉसिल माने जीवाश्म। तीसरा विकास के बारे में पता करने का एक और उपाय वो है जीवाश्म। जीवाश्म आप जानते ही हो, मृत प्राणियों अथवा पौधे जो बहुत लंबे समय अतीत में जीवित थे उनके अवशेषों या छापों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म विकास के पक्ष में प्रमाण उपलब्ध कराते हैं, यानी जीवाश्म से भी हम विकास का पता लगा सकते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म पक्षी दिखता तो पक्षी की भांति है, मतलब पक्षी की भांति ही दिखता है, पर इसमें कई दूसरे लक्षण होते हैं जो सरीसृप माने सांपों में पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षियों के समान परदार पंख होते हैं, परंतु दांत और पूंछ सांपों के समान होते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स इसलिए सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक संयोजन कड़ी है। इससे पता चलता है कि पक्षियों का विकास सांपों से हुआ है। जीवाश्म हमें बहुत सारे आंकड़े उपलब्ध कराते हैं जिससे हम जीवों की विकास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो फॉसिल्स रिमेन्स इन impressions of the hard parts of the past or organism found in a strata of the earth। कहते हैं जीवाश्म जीवों के वो कठोर भाग होते हैं जो कि हमें इस पृथ्वी पर मिले हैं, लंबे समय के बाद मिले हैं। ठीक है, यानी जो मिट्टी में खुदाई करने पे हमें जीवों की हड्डियाँ वड्डियाँ मिलती हैं, उनकी छाप मिलती है, बनावट का आकार मिलता है, वो सब जीवाश्म है। यहाँ पे बताया हुआ है कि एज ऑफ फॉसिल्स मतलब जीवाश्म की आयु कैसे पता करते हैं। एक है रिलेटिव, एक है रेडियो एक्टिव डेटिंग। तो दो तरीके हैं, पहला है रिलेटिव। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं जीवाश्म के बारे में। यहाँ पे बताया है कि फॉसिल फाउंड्स क्लोजर टू द सरफेस आर मोर रिएक्टेंट देन फॉसिल्स फाउंड इन द डीपर लेयर। इसमें बताया गया है कि जो जीवाश्म धरती के जितनी ज़्यादा गहराई में मिलते हैं वो उतने पुराने हैं, उतने
मतलब पुराने जीव हैं, और जो जितने ज़्यादा सतह से ऊपर मिलते हैं वो नए नए जीव हैं, उनका विकास बाद में हुआ होगा, जो मिट्टी में सबसे नीचे दबे हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होता है? द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव यूरेनियम विच चेंज टू लीड। द अमाउंट ऑफ लीड इन रॉक कैन हेल्प टू कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल। कहता है कि इसके अंदर जो जीवाश्म है इसकी आयु पता लगा सकते हैं। इसकी आयु पता लगाने के लिए हम रेडियो एक्टिव यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि चट्टानों के अंदर जो लीड की कितनी मात्रा है उसकी मदद से उसकी आयु का पता लगा सकते हैं। इसके लिए मतलब कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप्स, कार्बन आइसोटोप्स की सहायता से या एक आइसोटोप्स की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कोई जीव कितने पुराने हैं। ठीक है, तो विकास का पता करने का ये तरीका था। अगला है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो कौन कौन से चरण हैं जिससे हमें विकास का पता चलता है वो यहाँ ये बताया गया है। फिर है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, और ह्यूमन इवोल्यूशन भी बताया गया है। फिर ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कुछ खास है नहीं, ये हम खुद भी पढ़ सकते हैं। चलो पढ़ ही देते हैं। लिखा है कि इवोल्यूशन बाय एन ऑर्गेनिज्म और इट्स ऑर्गन्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हैज टेकन प्लेस इन स्टेजेस। Feathers were first developed in dinosaurs, but they could not fly. They protected them from the cold. Later, birds use feathers for flight, and this indicates that birds are related to dinosaurs. And also, a character develops for one function is later on used for an entirely different function. ये बता रहा है कि डायनासोर के जो पहले पंख हुआ करते थे वो उनके उड़ने के लिए नहीं होते थे, वो उनको ठंड से बचाने के लिए होते थे। बाद में धीरे धीरे यही जो पंख है वो उनके उड़ने में काम आए और जो पक्षी बन गए। तो पक्षियों का विकास डायनासोर से हुआ है, वो दोनों आपस में विकास से जुड़े हैं। आई डेवलप्ड फर्स्ट इन प्लेनेरिया एज फोटोसिंथेसिस आई स्पॉट्स। सिंपल एंड कंपाउंड आई डेवलप इन इंसेक्ट एंड crustaceans, and the structure of eye in each is different enough for them to have separate evolutionary origins. ये कहता है कि आँखों को सबसे पहले प्लेनेरिया में देखा गया था, उसके अंदर आँखें जो थे वो बिंदु के आकार के थे, और बाद में जटिल तरह की आँखों का विकास हुआ है। इससे पता चलता है कि इनके जो पूर्वज है, इनका विकास है वो अलग अलग जगह से हुआ है, यानी इनके पूर्वज अलग अलग रहे होंगे। Artificial selection is the process by which man selected traits useful to him for improving the qualities of domesticated plants and animals. Different vegetables develop from the wild cabbage, cauliflower, broccoli, red cabbage, काली। ये बता रहा है कि एक कृत्रिम चयन होता है, उसके अंदर जो मानव होता है अपने पसंद के गुणों के आधार पे पेड़ पौधों और जीवों का चयन कर सकता है। जैसे हमने पहले जो गोभी होती थी वो पत्ता गोभी होती थी, उससे हमने गांठ गोभी, ब्रोकोली, लाल गोभी, पत्तों वाली गोभी, केल, ब्रोकोली, ऐसे कई सारे हमने गोभी का विकास किया। ठीक है, तो ये सब जो है विकास के चरण हैं। तो किसानों ने पत्ता गोभी से कितने सारे ब्रोकोली, फूल गोभी, गांठ गोभी, केल नामक सब्जी का विकास किया है। तो जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। ठीक है, अगला है मोलिकुलर Phylogeny is the branch of science which is used to trace the change in DNA introduced during cell division and accumulated over generation backward in the time to find out whether each change is derived from the other. Thus, closely related organisms accumulated lesser number of differences in their DNA as compared to distantly related organisms which accumulate greater number of differences in their DNA. Such studies help in technical evolutionary relationship among organisms. ये बताता है कि जो डीएनए में होने वाले बदलाव होते हैं इससे नए नए स्पीसीजों के बारे में जानने में और विकास को समझने में मदद मिलती है। तो डीएनए से जो है ज़्यादातर विकास का पता चल जाता है। अगला है इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वलेटेड विद प्रोग्रेस, मतलब विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा इसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। विकास यानी वो होता है जिसके अंदर जीवों में
विविधताएं आए, नए नए गुण आए। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्राकृतिक दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व अभिलक्षण अध्यक्ष हैं। अनेक अतीत प्राचीन और सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत और अंटार्कटिक की बर्फीले बर्फ में पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो पर्यावरण में होने वाले बदलाव होते हैं वो जीवन के लिए, जीवों के लिए अनुकूल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मानव को ही देखें तो मानव का विकास जो है लंबे समय से हुआ होगा। मानव के बहुत सारे पहले पूर्वज रहे होंगे। तो मानव जो होता है वो चिंपैंजी वगैरह से काफ़ी मिलता है, हमारे पूर्वज उन्हीं से मिले हो सकते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में बताया गया है। Evolution is the generation of diversity and the shape of the diversity by environmental selection. The only progressive trends in evolution is that more complex design have emerged over time. But since design are also efficient, bacteria, protozoa have survived. New species evolve from previous one. Natural selection and genetic drift leads to the formation of a population which cannot be reproduced with the original one. New species may have better adaptive advantage to environmental condition. यानी कह रहा है जीव जंतुओं में जो बहुत सारी भिन्नताएं आती हैं वो जैव विकास का भाग है। और जैव विकास के कारण ही कोई जीवों के डीएनए में या आनुवांशिक विचलन में यानी उसके जीन में चेंज होने से उसको सर्वाइव का फ़ायदा मिलता है, वो पर्यावरण में जीवित रह पाता है। अब यहाँ पे बताया है मानव का विकास कैसे हुआ है। तो मानव का विकास अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें पहला होता है कि हम उत्खनन खुदाई करें, टाइम डेटिंग यानी समय निर्धारण से पता करें, स्टडी ऑफ फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन करें, या डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस या डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करें। तो मानव को प्रजातियों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है त्वचा का रंग। हम सभी का उद्भव, मानव का विकास मतलब हम कई चमड़ी के हो सकते हैं लेकिन हम सबका विकास अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीसीज होमोसेपियंस के, हम सब मतलब होमोसेपियंस के सदस्य हैं। हमारे आनुवंशिक छाप अफ्रीका मूल में खोजे गए हैं। हमारे जो कुछ पूर्वज थे वो हजारों वर्ष पूर्व अफ्रीका छोड़कर दूसरे जगह चले गए और वहाँ के वो मूल निवासी चले गए। कोई एशिया चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई अफ्रीका, यूरोप ऐसे छोड़ के चले गए और धीरे धीरे उधर पूरे विश्व में फैल गए। और सब जो है वो मानव ही है और मानव की जो स्पीसीज है वो होमोसेपियंस है। तो बस यही इसके अंदर बताया गया है। ह्यूमन्स इवोल्यूशन हैज़ बीन स्टडीड बाय यूजिंग वेरियस टूल्स फॉर ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लाइक एक्सकेवेटिंग, कार्बन डेटिंग, स्टडिंग फॉसिल्स एंड डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। यानी मानव के विकास का पता हम उत्खनन, एक्सकेवेटिंग का मतलब होता है उत्खनन, ज़मीन में खुदाई करके पता कर सकते हैं। टाइम डेटिंग एक मशीन होती है समय धारण की, उससे पता कर सकते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स की सहायता से, कार्बन समस्थानिक की सहायता से। जीवाश्म का अध्ययन करके भी पता कर सकते हैं, या डीएनए में जो परिवर्तन हो रहा है उससे भी पता कर सकते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स आर सिंगल स्पीसीज कॉल्ड होमोसेपियंस। सभी मानव एक ही जाति के सदस्य हैं, वो है होमोसेपियंस की जाति। अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ दिस स्पीसीज केम फ्रॉम अफ्रीका। और इसके अंदर जो भी नए नए जीव आए हैं वो अफ्रीका में से आए हैं। ह्यूमन बींग्स एंड चिंपांजी आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। और जो मानव और चिंपांजी हैं वो आपस में बहुत ही मिलते हैं। बोथ दीज हैड ए कॉमन एंसेस्टर ए लॉन्ग टाइम अगो। क्योंकि दोनों के पूर्वज लंबे समय तक एक ही रहे होंगे। दीज एंसेस्टर diverged into several from and each from evolved in their own separate way to give rise to present form of the human being, chimpanzee and other great apes। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुष्य है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके फैल गया पूरी धरती पर, अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जीने के प्रयास के चक्कर में ऐसे हुआ होगा। और मानव जो है, मानव, चिंपांजी और लंगूर, बंदर, ये सब आपस में रिलेटेड है और इन सब का विकास जो है अफ्रीका में हुआ था। तो मानव का विकास अफ्रीका में हुआ है, ये माना गया है। ठीक है, तो हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ी वीडियो बना दी है। तो इसके आगे ये कुछ हमारे एनसीईआरटी के ये एक्टिविटी हैं, इनके आंसर हैं, ये आप पढ़ लेना है। एनसीईआरटी के भी ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है।
तो आप सबसे अगली वीडियो में मिलते हैं। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।